एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इनको हम पॉलिटी के हर्ट भी बोल सकते हैं, मतलब पॉलिटी का हृदय, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और इसमें आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। सो हम कोई भी एग्जाम की बात कर ले, फंडामेंटल राइट्स से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन आता है डीपीएसपीज। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि डायरेक्शन देना, कुछ ऐसे सिद्धांत जो क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी की। स्टेट में जो भी पॉलिसी बनानी है वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बात करेंगे, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो सिर्फ इंडियन के पास ही है। मतलब जो फॉरेनर है वो उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द इंडियंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के। उससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड जो सेशन का पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। सो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा सेशन होता है रोज सुबह 10 बजे, करंट अफेयर्स सेशन। और करंट अफेयर्स आपको पता है हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 10 AM लाइव सेशन होता है। सो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और उससे सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर। सो टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अपनी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें कि वो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। इफ कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा वो कहां पर जाएगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा। और इफ हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, हम कहां जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे कहां है, ठीक है। सो सबसे पहले पार्ट की बात आती है, किस पार्ट में, किस भाग में कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में फंडामेंटल राइट मेंशन है। सो कहां पर है ये, थर्ड में। अब मैं आपको एक चीज याद दिलवा देती हूँ। आप एक कोई बुक ओपन करते हो, ठीक है। सो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक किताब है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट इज जस्ट लाइक द फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। सो कंट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, वो है हमारी यूनियन एंड टेरिटरीज। पार्ट 1 में डिफाइन की गई है कि हमारी लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन इंडिया में आती है, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब वो यूटी वाली नहीं है जो आप बोलते हो एक स्टेट है कि यूटी है ना, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये भारत में कौन कौन सी टेरिटरी है। मैं बोलूं इस्लामाबाद, क्या इंडिया की टेरिटरी है? आप बोलो नहीं, वो तो पाकिस्तान की है। वो हमें कैसे पता, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया, देन इसके बाद देखेंगे कि इस देश में रहेगा कौन। ओके, सो पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप हमें देखने को मिलेगी। देन अब हमने अपने देश के बारे में बात कर ली, उसमें उस देश में रहेगा कौन उसकी बात कर ली। अब जो ये लोग रह रहे हैं, सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, इनको कुछ राइट भी तो देने हैं। सो पार्ट 3 किससे डील करता है, पार्ट 3 इज डील विद द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है। और फंडामेंटल राइट्स को और क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि पार्ट 3 में है वेल एंड गुड, कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। सो आप ये याद रखोगे, आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हमें देखने को मिलेंगे। एक बात और जो आपको कंफ्यूज करेगी, वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। या हम बोलते हैं सबसे पहला राइट हमारा कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। वो कहां से स्टार्ट होता है, वो तो होता है 14 से, आर्टिकल 14 से हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 12 से ही हमारे फंडामेंटल राइट मेंशन है। आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, स्टेट कौन है, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन आता है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट,
सेकंड इज स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड इज द पंचायत, फोर्थ इज द म्यूनिसिपैलिटीज, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट। सो ये सारे क्या हैं जो भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36। ओके चलिए अब बात आती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ली थी। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझ में कोई बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, मुझ में कुछ अच्छाई है, मेरे अंदर कुछ गुण है, वो आप सीख सकते हो, कोई बुराई तो नहीं है। सो ऐसे ही आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं उनसे आप कुछ मतलब सीख सकते हो, और जो बुराई है आपके अंदर वो आप हटा सकते हो। इससे क्या होगा, आप प्योर हो जाओगे, मतलब जो फीचर्स हैं आपके वो बहुत बढ़िया होंगे, हर कोई आपको पसंद करेगा। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन देखे गए, और उसमें देखा गया जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज अच्छी लगी हमने वो बोरो कर ली। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर ली ना, हमने ऐसे किया कि जो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग हमने चीजों को मोल्ड कर लिया। ओके सो इट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, और यूएसए में इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोलते थे, यूएसए में इसको बोलते थे बिल ऑफ राइट्स। ओके सो यूएसए में इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, और इंडिया में हम इसको क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट। चलिए अब बात करते हैं इसका नेचर कैसा है। ये है जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है, इफ आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं सो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब कि आप कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हो, अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। क्लियर है? ओके अब बात आती है दे आर नॉन एब्सोल्यूट। नॉन एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने किसी को अभद्र बोल दिया, किसी को गाली दे दी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर ली, सो आप तो बोलोगे कि मेरा तो ये फंडामेंटल राइट था, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। बट सामने वाले को, जिसको आपने बोला है, उसकी भी तो डिग्निटी हर्ट हुई है, सो उसका भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। सो यहाँ पे पनिशेबल कौन हो, आप हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास तो फंडामेंटल राइट था कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। सो हम देखेंगे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है ना, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि राइट टू मूव फ्रीली, मूव फ्रीली आप हथियार लेके घूमने लग जाओ, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, इन पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं हम अब हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये हमने इन सबके बेसिक चीजें पढ़ ली। अब जो क्वेश्चन आता है इनसे भी आ जाता है, और नेक्स्ट अब आर्टिकल वाइज देखते हैं कि हमारा कौन सा क्या फंडामेंटल राइट है। आर यू एक्साइटेड? चलिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट इज देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले क्या है, राइट टू इक्वालिटी, और इक्वालिटी की बात करें सो आर्टिकल 14 टू 18 हमें राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलेगा। देन आता है राइट टू फ्रीडम 19 टू 22। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जैसे हम देखते थे पहले क्या है, बंधुआ मजदूर रख लिए जाते थे, सो ऐसा अब इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड हमारे पास कुछ राइट है, वो आते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। नेक्स्ट राइट, फिफ्थ राइट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की हम बात करें, हम देखेंगे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, उसको हर कोई प्रिजर्व करके रख सकता है, इसीलिए ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज द 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32। अब आप बोलोगे मैम ये 30 है और ये 32 के बीच का 31 कहां गया, ये कहां गया? सो आंसर वुड बी, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया है। अब ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300E। ओके चलिए अब
चलते हैं इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो थोड़ी सी डिटेलिंग से आता है। सो फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने बात की थी, ये किससे डील कर रहा है, 14 to 18। सो आर्टिकल वाइज देखते हैं, आर्टिकल 14 किससे डील करता है। आर्टिकल 14 इज द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू, ये हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। अब लॉ क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो कानून है वो हर किसी को समानता से रखेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। अब ये नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक वुमन है, उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, और एक मैन है, उसने मर्डर कर दिया। अब वो थोड़े सा आंसू बहा रही है, जस्सा प्लीज छोड़ दीजिए। अब ऐसे तो नहीं है, लड़की प्लीज बोल रही है, वो छोड़ दिया जाएगा। अब वो बोलेगी अरे मैं तो लड़की हूं, है मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, वो क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक है SC ST, उसने मर्डर कर दिया है और एक जर्नल ने कर दिया है। अब वो क्या बोलेगा, अरे मैंने, SC ST बोल रहे हैं, अरे मर्डर कर दिया साहब, गलती हो गई, थोड़ा रिजर्वेशन दे दो, ठीक है, SC ST हूँ, माफ कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो जर्नल है और जो SC ST कोई भी हो, जो क्राइम करेगा उसको इक्वल प्रोटेक्शन होगी। सो दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों पर ओनली, यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ इन्हीं पर ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी सब पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। बिल्कुल। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं लिंग्विस्ट की, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। अब आप पंजाब में, पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली एरिया से है। सो पंजाब थोड़ा सा पास में पड़ता है और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी अलग है। सो उसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज आप देखोगे, जो वहाँ के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो मैंडेटरी कर देते हैं कि हम तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हम तो पब्लिक अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट आएगा 16 इज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैं इन दोनों के ही एग्जांपल दे रही हूँ, इसी एग्जांपल से समझना। सो वो बोल रहे हैं कि पंजाबी लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, सो मैंडेटरी है, तो अब ये क्या हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया कि वो लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और ऐसे ही जॉब्स की बात की जाए, आपने नॉर्मल हिंदी पढ़ रखी है, पंजाबी नहीं पढ़ रखी, सो वो बोलेंगे कि ना 10th में तो पंजाबी होनी चाहिए। सो आप बोलोगे मेरे पास तो नहीं है, वो बोलेंगे गेट आउट, है ना। सो ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसमें भी यही है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, बट इन 5 बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर है चीजें। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ये बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, आप कोई एक्शन कर रहे हो, वर्बली कुछ बात कर रहे हो जो अनटचेबिलिटी को फैला रहा है, या आपने कोई साइन कर दिया ऐसे, सो ये सब क्या है, ये सब अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं और आपको इसके अगेंस्ट पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। सो आर्टिकल 17 टेल्स अबाउट द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई अब महाराजा नहीं है, कोई महाराजा धीराज नहीं है, कोई नवाब नहीं है, ठीक है, ना कोई लॉर्ड है, ना कोई सर है, ठीक है। सो हम देखते हैं ब्रिटिश टाइम में कोई राजा होता था, कोई नवाब होता था, कोई ऐसे लॉर्ड है, सर है। सो ये क्या है, ये कुछ टाइटल्स देते हैं। अब मैं बोलूं कि जैसे क्लास में आप सब नॉर्मल हो, ठीक है, क्लास में एक ऐसा लड़का है जो कहीं का राजकुमार है, मैं बोलूंगी अरे वाह ये तो राजकुमार है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। सो आपको लगेगा कि हम तो नीचे हैं, ये हमसे ऊपर है। सो ये इक्वालिटी शो कर रहा है? नहीं, ठीक है, इक्वालिटी वो होगी जब तुम पढ़ रहे हो, तुम सारे स्टूडेंट हो, ओके। सो जो अनटचेबिलिटी है, या सॉरी अनटचेबिलिटी बोल रही हूँ, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ये सारे हटा दिए, ये क्योंकि इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते थे। चलिए इक्वालिटी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट आते हैं हमारी फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 बोलता है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द 6 फंडामेंटल राइट्स, या हम बोलेंगे 6 राइट टू फ्रीडम। वो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट इज द इंडिविजुअल लिबर्टी। इसमें आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू हैव टू राइट, यू हैव राइट टू फ्रीली, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन आता है फर्स्ट इज अ स्पीच, देन सेकंड इज द असेंबली, कि आप असेंबली फॉर्म कर सकते हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, असेंबली कर सकते हो, देन एसोसिएशन, मूवमेंट, कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हो, बिल्कुल, देन रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रिजाइड कर रहे हो, एक तो आप घूमने जा रहे हो, दूसरा आप वहीं पर ही रिजाइड करने जा रहे हो। नेक्स्ट इज द प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, बस एक ही चीज नहीं करना, वो है टेररिस्ट, है ना, टेररिस्ट नहीं बनना है। सो जितने भी प्रोफेशन है जो आप चाहे वो कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। अब आपने कोई गलत काम कर दिया, पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, ठीक है, सो उस टाइम भी आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट है। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो ये आर्टिकल 21 है ना, ये बहुत ज्यादा वास्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में इसमें एडिशन करती रहती है, और अभी रिसेंटली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी थ्रू द रील्स भी मैंने इस पे बनाई थी एंड शॉर्ट्स भी बनाए थे। वो क्या है, एक हमारा नया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में एड ऑन हुआ है। सो वो कौन सा है, राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवेज। सो इसमें हम देखेंगे राइट टू प्राइवेसी भी इसी में ही आता है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी इसी में ही आता है, और बहुत सारे, ठीक है, मैं एक ही बात नहीं करी, यहाँ पर बहुत सारे लो या हम बोलेंगे राइट्स हमें देखने को मिल जाएंगे इन आर्टिकल 21। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ना पहले डीपीएसपी का पार्ट था, ठीक है, जब मैं डीपीएसपी भी करवाऊंगी तो मैं बताऊंगी, डीपीएसपी का पार्ट था। सो जो डीपीएसपी है ये क्या बना दिया गया, इसी में से एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, वो है 21A, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन में भी क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको एड ऑन किया गया था, और इसमें बोला गया है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आप देखोगे कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी फीस नहीं लगती है, इवन गवर्नमेंट उनको पैसा देती है कि एनरोलमेंट आ सके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब डिटेंशन दो टाइप की होती है, एक तो आपने क्राइम कर दिया, ठीक है, अब पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आप सोच रहे हो कि पार्लियामेंट में बम फोड़ देते हैं, अब जो पुलिस है या जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वेट थोड़ी करेंगी कि कब ये बम फोड़े और कब हम इसको अरेस्ट करें ना, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके बारे में हमारे पास कुछ राइट्स है वो दिए गए हैं आर्टिकल 22 में। ओके, सो चलिए राइट टू फ्रीडम हमने बात कर ली है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की हम बात करें, ये है दो आर्टिकल, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि ह्यूमन को ना ही बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा एज अ गुड, ठीक है, जैसे सामान होता है वैसे इनकी तस्करी नहीं होगी। एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर का मतलब है बंधवा मजदूरी पहले होती थी, अब फ्री इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, मतलब कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको हर्ष पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डियस माइंस या फैक्ट्रीज। अब देखो 14 साल से छोटा बच्चा है वो हजार्डियस एक्टिविटी में काम नहीं कर सकता, बट आप देखते हो आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है और वो झाड़ू पोछा या फिर थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट काम होते हैं, एक चाय बनाना हो गया, सो वो बोलता है कि ना ना उस क्योंकि आजकल आप देखते हो 5th क्लास में 4th क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बच्चों को पता लग जाता है, और वो बोल रहे हैं ना ना मेरा फंडामेंटल राइट है कि आप 14 साल से कम बच्चे से काम नहीं करवा सकते। तो उसको क्या करना है कि बेटा आप सॉफ्ट काम कर सकते हो, ठीक है, स्किल्स भी तो देनी है बच्चे को। सो आप हजार्डियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जैसे रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट है, कोयला है, कोल माइंस में ऐसी जगह पर आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 टू 28। सबसे पहले आता है आर्टिकल 25,
फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप जैसे चाहे भगवान के साथ रिलेशन बना सकते हो, आपको जैसे प्रैक्टिस करना हो वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज द आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, कि जो आपके धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कार्यों को या धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी आपको है। नेक्स्ट इज द आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजन है, ठीक है, वो पैसे मांग रहा है तो आपकी मर्जी, आप दो ना दो, ठीक है, बट वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो आप देखते हो, आप कहीं पर गुरुद्वारे में चले जाते हो, आप कहीं पर भी चले जाते हो, आप टेंपल में चले गए, वहां पे शूज रखते हो या अपने बैग रखते हो, वो कुछ अमाउंट लेते हैं, ठीक है। सो क्या वो अमाउंट टैक्स है? नहीं, वो टैक्स नहीं है, वो क्या है, फीस है, ठीक है। फीस, फीस क्या है, आपको सर्विसेज दी जा रही है उसके बदले में, ठीक है, पैसा ले रहे हैं बट आपको सर्विसेज भी दी जा रही है, दैट नॉट अ टैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बोलता है फ्री फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ठीक है। स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि आप पढ़ाई कर सके, ये नहीं है कि कोई भी रिलीजियस चीजें हैं उसको प्रमोट किया जाएगा। सो आपके पास ये फ्रीडम है। चलिए, ये हमारी कुछ थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 एंड 30 में आते हैं। ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब हमारा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट स्क्रिप्ट है, हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जितनी भी माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। वो क्या रीजन है, इफ आपके ये जितने भी 5 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, ये कोई भी इन्फ्रिंज होते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। सो ये है हमारे पास कुछ राइट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, कोई डायरेक्शन इशू कर देगा, ठीक है, कोई ऑर्डर इशू कर देगा या रिट्स इशू कर देगा। सो ये कहां पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आर्टिकल 32 में। ओके, सो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते हैं हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कहां पर मेंशन है। ये है पार्ट 4 में, जो फंडामेंटल राइट है उससे अगला ही पार्ट है हमारा पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो अब इनकी आर्टिकल की बात करें, वो कहां पर खत्म हो रहे थे, फंडामेंटल राइट 35 पर, ठीक है। 36 से ये स्टार्ट हो जाते हैं, 36 टू 51। ओके, और ये हमने कहां से ली है, स्पेन, ठीक है, स्पेन आयरलैंड से ली है। पहले हमने, इंडिया ने लिए हैं आयरलैंड से और आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन से, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपनी सोसाइटी की भलाई करनी है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ओके, और ये कैसे हैं, ये है नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि ये फ्रिंज, इनफ्रिंज होते हैं, ठीक है। इफ आपको ये डीपीएसपीज नहीं मिलती है तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सो ये कहां पर है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल 37। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। अब मैं बात करूं डीपीएसपीज की, सो डीपीएसपीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट मतलब कि जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ओके, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं आर्टिकल 38। ये बात करता है कि हमें जस्टिस देना है, ठीक है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। ये बात करता है कि हमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देना है, एडुकेट लिवलीहुड देना है और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैन और वुमेन को सेम काम के लिए, ये नहीं है वुमेन को कम पैसा दिया जा रहा है, मैन को ज्यादा दिया जा रहा है ना,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। नेक्स्ट इज द 39A। 39A बोलता है कि जो पुअर है, पुअर को फ्री लीगल एड दी जाएगी। फ्री लीगल एड का मतलब है कि उनको, उनके पास पैसे नहीं है तो सरकारी वकील दिया जाएगा जिसकी वजह से वो अपना केस लड़ सके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। ये बोलता है राइट टू वर्क, हमारे सबके पास राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42। ये बोलता है जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, सो उसको कुछ केयर के लिए, सेल्फ केयर के लिए और अपने बच्चे की केयर के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, वर्क प्लेस पर अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। 43 है लिविंग वेज एंड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर द वर्कर्स, वर्कर की लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 43A। 43A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। अब मिल है, ठीक है, या इंडस्ट्रीज हैं, उनमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो आपने देखा होगा कि यूनियन बने होते हैं, ठीक है, सो ये इसीलिए है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47। ये है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द गांधीयन प्रिंसिपल। जो ये थॉट्स देखने को मिलेंगे ये गांधी जी के थे। सो देख लेते हैं। अब है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बोलता है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 बोलता है कि कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री से प्रमोशन होगा, ठीक है, जो ये जूट है, कॉटन है, इनको प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 बोलता है अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 46। 46 यहाँ पर बात करता है कि जो SC हैं, ST हैं या OBC हैं, OBC का मतलब है कोई वीकर सेक्शन है, उसके लिए एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका देखा जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47। 47 बोलता है कि हमें इनटॉक्सिकेंट का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, जैसे नशीले पदार्थ हैं, इनटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 48। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द स्लक्टर ऑफ काउस, काफ्स एंड द अदर ब्लीच कैटल। जितने भी कैटल्स हैं इनको मारा ना जाए, इनका स्लक्टर ना किया जाए, इन आर्टिकल 48। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल ये दिखाता है लिबरलिज्म को। ओके, सो आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर जगह सेम कानून होना चाहिए। ओके, देन आर्टिकल 45 ये बात करता है प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, कि जो बच्चा है उसकी केयर होनी चाहिए, उसको स्कूल में उसको एजुकेशन देनी चाहिए जब तक वो कंप्लीट द एज ऑफ 6। अब 6 साल का बच्चा है, उससे पहले उसको नहीं पता, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, 6 से जो 14 साल का बच्चा है उसको कंप्लीट एजुकेशन देनी चाहिए। अब 14 साल के बाद वो थोड़ा समझदार हो जाता है, तो वो अपनी चीजें खुद हैंडल कर लेगा, उसको पता लग जाएगा कि मुझे वर्क करना है या पढ़ाई करनी है, ठीक है, बट उससे पहले बच्चे को नहीं पता होता। सो जो गार्डियंस है, जो पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको स्कूल में भेजना और उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 48। ये बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना। ओके, नेक्स्ट इज 48A। 48A बोलता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ केयर और फॉरेस्ट को इंप्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 49। ये बोलता है हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, सो इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50। ये है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सो ये क्या है, जो जुडिशरी है वो अलग रहे, एग्जीक्यूटिव अलग रहे, सेपरेशन किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 50 में ये सब मेंशन है। नेक्स्ट इज द आर्टिकल 51। 51 में मेंशन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, कि हमें दूसरे देशों के साथ बहुत ही
सहजता के साथ बर्ताव करना चाहिए। पीस का मतलब है अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। ओके, सो ये हमारी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन्हीं को ही देख के सरकार अपने लॉज लेकर आती है, पॉलिसीज लेकर आती है, स्कीम्स लेकर आती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया आपको कुछ राइट मिल गए, ठीक है, नागरिक होने के नाते आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, सो वो आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में। और फंडामेंटल ड्यूटी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, उसके लिए एक कमेटी आई, वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि हमने, सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ राइट्स दे रखे हैं, तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। सो दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन। ओके, तो फर्स्ट इज ये किस भाग में मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है, तो आंसर वुड बी ईयर 4A। ठीक है, 4 का सब पार्ट बनाया गया है और इसको कब ऐड किया गया था, इन 1976। ओके, और आर्टिकल कौन सा है, 51 था ना लास्ट, तो इसका भी सब पार्ट बनाया गया है, दैट इज 51A। और हमने देखा ओरिजिनली हमारे पास सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो एक बात करें कि इसका नेचर कैसा है, सो इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब है कि आपको ये नहीं मिलती, या फिर कुछ भी होता है सो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, देख लेते हैं। फर्स्ट इज द लिस्ट ऑफ द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर हियर। फर्स्ट इज द अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें अपनी नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है फॉलो द नोबल आइडल्स, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, ठीक है, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे या नोबल पर्सन थे, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और जो उन्होंने चीजें सिखाई है हमें उनको चेरिश करना है। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। जो हमारे देश की सॉवरेनिटी है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, उसको हमें बरकरार किए रखना है, बरकरार लिए चलना है। नेक्स्ट इज द डिफेंड द कंट्री। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, जो भी हमारी कंट्री बोल रही है कि आपको सर्विसेज देनी है, ठीक है, और कंट्री को नीड है, तो हमें सबसे पहले अपने देश के लिए आगे आना चाहिए। नेक्स्ट इज अ प्रमोट हार्मनी। ये है भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड की फीलिंग आप सब में होनी चाहिए। ये नहीं है ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ इंडियन है, ये तो वेस्ट इंडियन है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिटेरियोरेट टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है जिससे जो वुमेन है उसकी कोई भी डिग्निटी हर्ट हो, ठीक है, डिटेरियोरेट हो। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आता है जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उन सबको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट इज द डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है, पहले ना हम बोल सकते हैं अंधविश्वास बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब कोई बच्चा बीमार हो रहा है, बड़ा बीमार हो रहा है, सब बोलते थे कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी बाबा के पास ले जाओ, ठीक है। अभी भी ये होती है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ऐसा अभी भी हो रहा है। बट इफ हम चीजें देखें, हमें उसके पीछे का लॉजिक देखना चाहिए, वो किस वायरस से हो रहा है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है, कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं। सो वी हैव टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ओके, नेक्स्ट इज द साइंटिफिक टेम्पर के बाद है सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें बचा के रखना है। नेक्स्ट इज द स्ट्रव फॉर एक्सीलेंस। अब हमें एक्सीलेंस दिखानी है हर एक फील्ड में। अब आप स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन कर सकते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्ट में कर सकते हो, सोशल सर्विस में कर सकते हो। सो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें बेहतरीन लेवल से काम कीजिए, जिससे कि देश को आप पर प्राउड फील हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द ड्यूटी टू एजुकेट, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। अब हम सबकी ड्यूटी है, जो हमारे आसपास जितने भी बच्चे दिख रहे हैं उनको स्कूल भेजना, ठीक है, उनको अच्छा नरिशमेंट देना।
चलिए, ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थी और हमने देखा जो फंडामेंटल ड्यूटीज 11th है वो एड ऑन हुई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ओके, चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब मैंने आपको चीजें पढ़ा दी है, अब मेरी बारी है मैं आपसे क्वेश्चन करूं, तो पीवाईक्यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस दिख जाएंगे और अभी कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है, सो उसके लिए बैच है कार्बन बैच, ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कवर होने वाला है। और जो नॉन टेक्निकल रहेगा वो उसके साथ मैं डील करूंगी, सारी चीजों को आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाऊंगी जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। सो इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 की आप प्रिपरेशन कर सकते हो और जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई से। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और उसके लिए डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन को जल्द से डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मेरे साथ रोज सुबह जुड़िए 10 बजे करंट अफेयर सेशन के लिए, ठीक है। करंट अफेयर सेशन की जो वीडियो है, जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाने वाली है करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। सो अब क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? पार्ट 2, 3, 4 या 5? मैग्ना कार्टा क्या था? हमारे फंडामेंटल राइट्स से। सो फंडामेंटल राइट्स कहां पर मेंशन है? सो दे आर मेंशन इन द पार्ट 3, भाग 3 में। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। ओके, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज। ओके, एंड पार्ट 5 की बात करें सो इसमें जो हमारा केंद्र है, मतलब जो हमारा सेंटर है, द यूनियन, ठीक है, द यूनियन हमें देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, किस अनुच्छेद को बताया गया है? आर्टिकल 14, 19, 21 या फिर 32? सो करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए और लास्ट में आप मुझे कमेंट में बताओगे आपका स्कोर कितना रहा। ओके, सो आंसर इज आर्टिकल 32। नेक्स्ट इज द concept of DPSPs in India constitute in Indian constitution is borrowed from which country? भारतीय संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज आयरलैंड, थर्ड इज यूएसएसआर एंड डी इज यूके। सो आंसर क्या है हमारा? आंसर इज आयरलैंड। नेक्स्ट इज which fundamental duties was added by the 86th constitutional amendment act 2002 to protect the environment, to provide the education to the children aged between 6 to 14 years, C is to safeguard the public property, and D is to uphold the sovereignty. So answer is B, to provide the education to children aged 6 to 14 years. Next is which article of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability? अनटचेबिलिटी से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 16, 17, 18 या फिर 15? अनटचेबिलिटी के लिए हमारा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट, which article of DPSP promote the formation of village पंचायत? ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होनी चाहिए जो ग्रामीण लेवल के जितने भी मुद्दे हैं वो उसको सॉल्व कर सके। सो आर्टिकल 40, 44, 48 या 39 कौन सा अनुच्छेद है? आंसर इज आर्टिकल 40।
Which fundamental right cannot be suspended even during the national emergency? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? 19 and 20, 20 and 21, 21 and 22 and 14 and 15. सो आंसर क्या है? मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी सो ये हमारे फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होंगे। बाकी सब जैसे आर्टिकल 19 है कि आप घूम सकते हो, राइट टू फ्रीडम, आप कुछ बोल सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, नहीं, वो इन्फ्रिंज हो जाता है। सो हमारा आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21। 21 क्या है? राइट टू लाइफ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम आपको शूट कर दिया गया ना, ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? यूनिफॉर्म सिविल कोड अब किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 42, 43, 44 या फिर 45? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहां पर है? आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज विच रिट इज इशू बाय द कोर्ट टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन? किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? फर्स्ट इज द मैंडेमस, सेकंड इज सर्सुरारी, सी इज द हैबियस कॉर्पस एंड डी इज द क्वो वारंटो। अब ये किसके अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसमें रिट लिखी हुई है। सो ये किसके अंदर आता है? ये है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की रिट में देखा जाएगा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि किसी भी इलीगली किसी को डिटेन कर दिया गया है तो उसको रिहा कर दीजिए। ठीक है, उसको मेरे सामने लेकर आइए, मैं देखूंगा कि कैसा क्या केस है। इफ वो गिल्टी है तो उसको जेल में भेजा जाएगा, इफ वो गिल्टी नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध है? 8, 10, 11 या फिर 12? सो कितने हैं? पहले 10 थे, उसके बाद एक एड ऑन कर दिया गया है 2002 में, अभी कितने हैं? 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये मैंने आपको बताया था, जल्दी से आंसर कीजिए। लीगल राइट, सोशल राइट या मोरल राइट? तो ये हमारा कैसा राइट है? लीगल राइट। ओके, नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन है हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, ये मैं आपके लिए रखती हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज? फैक्ट्रीज मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किसमें था? 23, 24, 25 या फिर 21A? सो हमारा आंसर है क्या है? आर्टिकल 24। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू। फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मैंने बताया था, जल्दी से बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए एप्लीकेबल है? बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया? सो ये किसके लिए है? ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, रेजिडेंट का मतलब क्या है? जो अभी इंडिया में ही है। ठीक है, एंड सिटीजन कौन से हैं? मे बी कुछ ऐसे इंडियंस होंगे जो बाहर ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है, वेकेशन मना रहे होंगे या किसी काम से गए होंगे। सो आंसर वुड बी योर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज which case establish that fundamental rights and DPSPs are the complementary to each other? इसमें बोला गया है जो फंडामेंटल राइट्स हैं और DPSPs हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज द गोलकनाथ केस, सेकंड इज द मिनर्वा मिल केस, थर्ड इज द चंपकम दोराचन केस एंड डी इज द केशवानंद भारती केस। सो ये किसमें बोला गया है? ये इसमें भी बोला गया है और ये इसमें भी बोला गया है, और मेनली हम बोलेंगे मिनर्वा मिल केस। ठीक है, सो दोनों ही इसके आंसर है। केशवानंद भारती केस में भी बोला गया है, ठीक है, बट मेजरली हम देखेंगे मिनर्वा मिल केस। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड।
एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd, 73rd या फिर 97th? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था? सो आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आर्टिकल 19 टू 22 ये किसका था? फ्रीडम। नेक्स्ट 23 टू 24 ये क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट इज 25 टू 28 बिल्कुल ये किसके बारे में बात कर रहा था? रिलीजन के बारे में। 29 30 ये किसके बारे में था? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर इज, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन हाउ मेनी स्पेसिफिक ग्राउंड। अब मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेशन 5 ग्राउंड पर नहीं होगा, बाकी सब पर होगा। सो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज 5। नेक्स्ट इज which article directs the state to protect and improve the environment? कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के निर्देश देता है? आर्टिकल 48, 48A, 47 या फिर 49? आंसर क्या है इसका? जल्दी से बताइए। सो आंसर इज 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fundamental right provides for the इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अब अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। 14, 15, 16 या फिर 19 कौन से आर्टिकल में है? सो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज 16। 15 में क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। 14 में राइट टू इक्वेलिटी एंड 19 फ्रीडम। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच आर्टिकल? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अब आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? 51, 51, 51A, 36 या फिर 12? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पर है? 51A और पार्ट 4A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 49, 50, 51 या फिर 48? डीपीएसपी से ये क्वेश्चन है। सो आंसर इज आर्टिकल 51। ओके, नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 19 हाउ मेनी फ्रीडम आर करंटली गारंटीड? कितने अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 5, 6, 7, 8? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सो कितने हैं? हमारे पास 6 फ्रीडम है। ओके, सो अब आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, सो उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। फर्स्ट इज कार्बन बैच, जो कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए स्पेशलाइज्ड है और ये प्रिपरेशन करवा रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, और क्लासेस 15 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से अभी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, एनरोल कर लीजिए, बिकॉज अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। जब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज इफ आप एसएससी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो चैंपियन लाइट 2.0 बैच में, और ये CBT 1 को टारगेट करने वाला है। सो इट विल टारगेट द CBT 1 एग्जाम। और आप अब प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी जेईई 2026 की, एंड यू शुड गो फॉर द एसएससी जेईई न्यू बैच, दैट इज चैंपियन गोल्ड बैच। इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपका CBT 1 एंड CBT 2 की प्रिपरेशन आप इस बैच में कर सकते हो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो करंट अफेयर्स, मेरे साथ आप करंट अफेयर्स में भी ज्वाइन हो सकते हो सुबह 10 बजे, और उस सेशन की PDF आपको मिल जाती है रोज
टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, और साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।